हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट दो बुक है, ठीक है, दैट इज़ 11th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए और फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, तो दोनों को कवर करने वाले हैं। और दूसरी बात इसमें जो है उसके अलावा भी जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, PMFIS से हो या और कहीं से हो या PYQ से रिलेटेड, तो इसमें काफ़ी सारा कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ आपको मिलेगा। तो जो एनसीईआरटी में है वो तो रहेगा ही, और उसके अलावा भी और चीज़ें जो है मिलेगा। तो ये लेक्चर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। फर्स्ट लेक्चर है ये, द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में, ठीक है। तो वैसे तो ये सेकंड चैप्टर है, पर यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट में इंट्रो है और एज सच उससे क्वेश्चन नहीं बनता है यूपीएससी में। तो देखते हैं नेब्यूलर हाइपोथेसिस। तो आखिर ये नेब्यूलर हाइपोथेसिस क्या है? इसको फर्स्ट प्रपोज किया गया था इमैनुअल कांत के द्वारा, और लेटर फिर इसको रिवाइज किया गया मैथमेटिशियन लैपलेस के द्वारा 1796 में, ठीक है। फर्स्ट प्रपोज किया इमैनुअल कांत के द्वारा और लेटर ऑन बाद में इसको रिवाइज किया गया मैथमेटिशियन लैपलेस के द्वारा, ठीक है। थ्योरी क्या है कि प्लैनेट बना कैसे? Planet formed from a rotating cloud of gas and dust called nebula। तो क्या था? एक rotating cloud of gas और dust था। मतलब ये क्या है? रोटेट कर रहा है, क्लाउड की तरह है, और इसमें भरा हुआ है क्या? गैस और डस्ट। तो इसको क्या कहते हैं? नेब्यूला। कहाँ था ये? अराउंड द सन था। और इसी तरीके से प्लैनेट बनता है कि एक रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट था जिसको हम नेब्यूला कहते हैं। नेब्यूला से ही प्लैनेट बना। और ये कहाँ पे था रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट? तो ये सन के पास था, ठीक है, ये कहा गया। देन चैम्बरलिन एंड मोल्टन थ्योरी 1900 में आता है। तो ये सजेस्ट करते हैं कि एक वॉन्डरिंग स्टार था अप्रॉच द सन। तो एक वॉन्डरिंग स्टार मतलब घूमता फिरता कोई एक स्टार है जो कि सन के पास आता है, ठीक है। एक स्टार क्या करता है? सन के पास आता है, और फिर ये क्या करता है? पुलिंग अ सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल। की सिगार शेप्ड एक्सटेंशन जो है सन से ही खींचता है, ठीक है। सन से ही मटेरियल खींचता है जो कि इस सिगार शेप्ड में होता है, ठीक है। सन के सरफेस से मटेरियल खींचता है और धीरे धीरे इस तरीके से प्लैनेट्स बनता है, ठीक है। दिस मटेरियल इवेंचुअली कंडेंस टू फॉर्म प्लैनेट। और ये मटेरियल कंडेंस होकर के क्या बनाता है? प्लैनेट बनाता है। और ये कंटिन्यू रिवॉल्व करता रहता है सन के चारों, सन के तरफ, ठीक है, चारों ओर जो है क्या करता है? रिवॉल्व करता रहता है। देन इसको सपोर्ट किया गया सर जेम्स जीन्स और सर हेरोल्ड जेफरी के द्वारा, ठीक है। देन आता है बाइनरी थ्योरीज। तो इस थ्योरी में क्या कहा जाता है कि एक कंपेनियन स्टार जो है को एग्जिस्ट करता था सन के साथ, कि सन तो था ही और सन के साथ जो है एक कंपेनियन स्टार को एग्जिस्ट करता था, और उसी से प्लैनेटरी फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। देन आता है रिवाइज्ड नेब्यूलर हाइपोथेसिस 1950 में। इसको डेवलप किया गया ऑटो स्मिथ रसिया के थे एंड कार्ल विट्ज़कर जर्मनी के थे। इन दोनों के द्वारा इसको डेवलप किया गया, और इन्होंने कहा कि सन जो है सराउंड था एक सोलर नेब्यूला से, कि सन जो है घिरा हुआ था सोलर नेब्यूला से। और ये सोलर नेब्यूला में प्राइमरीली हाइड्रोजन था, हीलियम था और डस्ट था, ठीक है। ये कहा गया कि इस नेब्यूला के अंदर क्या था? हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट था। देन होता है एक्रीशन प्रोसेस, मतलब फ्रिक्शन एंड कोलिजन होता है पार्टिकल्स के बीच में, और एक डिस्क शेप्ड क्लाउड बनाता है, और फिर इसी से प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है। ऐसा कहा गया कि सन घिरा हुआ था सोलर नेब्यूला से, जो कि बना हुआ था हाइड्रोजन से, हीलियम से और डस्ट से, ठीक है। अब देखते हैं ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में क्या क्या थ्योरी है। तो जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है दैट इज बिग बैंग थ्योरी, और इसको कहा जाता है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इसको प्रपोज किया गया था जॉर्जेस लेमेटेयर के द्वारा 1927 में, और स्ट्रेंथ किया गया था इस थ्योरी को एडविन हबल के ऑब्जर्वेशन से 1929 में, ठीक है। तो एविडेंस क्या मिला? 1920 में एडविन हबल जो है उन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किया कि यूनिवर्स क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है, यूनिवर्स फैल रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है, और गैलेक्सीज जो है मूविंग फर्दर अपार्ट, की गैलेक्सीज एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? दूर जा रहे हैं। डिस्टेंस जो है गैलेक्सीज का बढ़ता जा रहा है, और स्पेस बढ़ता जा रहा है। अगर पहले इतना था तो इतना हो रहा है, मतलब गैलेक्सीज के बीच स्पेस बढ़ता जा रहा है। देन स्टेजेस देखते हैं यूनिवर्स डेवलपमेंट में। तो कहा गया कि इनिशियली ऑल मैटर वाज इन फॉर्म ऑफ टाइनी सिंगुलर एटम। कि सिंगुलरिटी का कहने का क्या मतलब है कि एक छोटा सा जो है काफ़ी ज़्यादा एक छोटा सा क्या था? एक टाइनी सिंगुलर एटम था।
और आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, अनइमेजिनेबली इसमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम था, इनफाइनाइट टेम्परेचर था, डेंसिटी बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा डेंसिटी और काफ़ी स्मॉल था, ठीक है। देन ये अचानक से एक्सप्लोड करता है वॉयलेंटली, ठीक है, क्या करता है, एक्सप्लोड करता है और उसके बाद एक्सपेंशन होना शुरू होता है और 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ये होता है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। और एक्सपेंशन जो है आज तक कंटिन्यू हो रहा है और एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रहा है मैटर में, ये कहा जा रहा है। देन कहा जा रहा है कि जो पहला एटम है वो फर्स्ट 3 मिनट में बन रहा है, जो पहला एटम है वो फर्स्ट 3 मिनट में ही बनना शुरू हो गया था। देन कूलिंग एंड मैटर फॉर्मेशन, और आफ्टर 3 लाख ईयर्स की 3 लाख साल के बाद क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो जाता है, 4500 केल्विन तक ड्रॉप हो जाता है और एटॉमिक मैटर बनता है और यूनिवर्स जो है धीरे धीरे क्या बनता है, ट्रांसपेरेंट बनता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कुछ सपोर्टिंग एविडेंस हमें मिला। एक मिला रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज। तो हबल ने ऑब्जर्व किया कि गैलेक्सी जो है दूर हो रहा है एक दूसरे से, ठीक है, हमसे भी दूर जा रहा है। इम्प्लाइंग द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। और इसको देखा गया थ्रू द रेड शिफ्ट ऑफ लाइट फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज। क्या देखा गया, रेड शिफ्ट ऑफ लाइट। तो रेड शिफ्ट ऑफ लाइट कहने का क्या मतलब है, जब हम रेड शिफ्ट कह रहे हैं तो इस तरीके से देख रहे हैं कि वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेड शिफ्ट। और वेवलेंथ जो है घटेगा किस में, ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट में क्या होगा, मतलब पास, कुछ चीज़ जब पास आएगा तो ब्लू शिफ्ट, और दूर जा रहा है तो कहेंगे रेड शिफ्ट। तो ये देखा गया, रेड शिफ्ट ऑफ लाइट देखा गया फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज। देन दूसरा हम देखते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ठीक है। इसको डिस्कवर किया गया था पेंजियाज और विल्सन के द्वारा। इन्होंने कहा कि फेंट रेडिएशन जो है इज द रेमिनेंट हीट, ठीक है, फ्रॉम अर्ली यूनिवर्स प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर बिग बैंग। तो हमें जो है क्या पता चल रहा है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें मिल रहा है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से, स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल रहा है बिग बैंग के बारे में। तो ये है क्या, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, तो ये एक तरीके का फेंट रेडिएशन है। कैसा रेडिएशन है, फेंट रेडिएशन है, जो कि रेमिनेंट हीट है फ्रॉम द अर्ली यूनिवर्स। तो अर्ली यूनिवर्स का जो भी पहले का बचा हुआ हीट है या कुछ रेमिनेंट हीट है पहले का, वही है। तो वो हमें देखने के लिए मिल रहा है और इससे पता चल रहा है, ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे रहा है बिग बैंग का, ठीक है। देन एबंडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट, तो ये लाइट जब कह रहे हैं तो हल्के एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि बिग बैंग मॉडल में प्रिडिक्ट जिसने किया था, ठीक है, बिग बैंग मॉडल प्रिडिक्ट्स द रिलेटिव अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम इन द यूनिवर्स। तो बिग बैंग मॉडल में कहा गया कि हाँ ठीक है कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है यूनिवर्स में, और ये सब फिर बाद में ऑब्जर्व भी किया गया, ठीक है। देन चैलेंजेस क्या देखने के लिए मिलता है कि ये एक्सप्लेन तो कर रहा है कि लार्ज स्केल स्ट्रक्चर जो है यूनिवर्स में है, ठीक है, जो भी ये एक्सप्लेन कर रहा है हमें समझ में आ रहा है, लेकिन बिग बैंग ये नहीं बता रहा है कि आखिर एक्सप्लोजन से पहले क्या हुआ, ठीक है, और क्यों यूनिवर्स जो है अभी भी एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ जो यूनिवर्स क्यों एक्सिलरेट हो रहा है, ठीक है, ये हमें पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक चैलेंज है। देन देखते हैं ऑल्टरनेटिव थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी हॉयले के द्वारा दिया गया, जिसको कि डेवलप किया गया 1948 में फ्रेड हॉयले के द्वारा, हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड के द्वारा। ये एक ऑल्टरनेटिव ला रहे थे बिग बैंग का, ठीक है, और एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्यों ओरिजिन हुआ और एक्सपेंशन हुआ यूनिवर्स का। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सजेस्ट किया कि यूनिवर्स जो है रफली सेम रहता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है, मतलब इनका कहना था कि यूनिवर्स रफली सेम ही रहता है, यूनिवर्स ऑलवेज एक्सपेंडिंग बट मेंटेनिंग अ कांस्टेंट एवरेज डेंसिटी। यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है लेकिन कांस्टेंट एवरेज डेंसिटी को मेंटेन कर रहा है। स्टेडी स्टेट यूनिवर्स हैज़ नो बिगिनिंग और एंड इन टाइम, की स्टेडी स्टेट यूनिवर्स का कोई बिगिनिंग नहीं है और ना ही खात्मा है, ठीक है। एंड फ्रॉम एनी पॉइंट विद इन इट द व्यू ऑन द ग्रैंड स्केल द एवरेज डेंसिटी एंड अरेंजमेंट ऑफ गैलेक्सीज इज द सेम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एवरेज डेंसिटी है और अरेंजमेंट है गैलेक्सीज का सेम ही रहेगा, और जैसे जैसे स्पेस एक्सपेंड करेगा नया मैटर जो है कंटिन्यूअसली बनता जाएगा थ्रू आउट द यूनिवर्स एट द रेट
दैट प्रिसाइजली कंपनसेट फॉर डिक्रीजिंग डेंसिटी। तो जैसे डेंसिटी घटेगा उसी तरीके से बनता जाएगा, मतलब कुछ अगर खत्म हो रहा है तो नया बनता जाएगा और इसी तरीके से ये चलता जाएगा, इसी तरीके से मेंटेन करेगा कांस्टेंट एवरेज डेंसिटी, मेक्स इट अपीयर एज इफ यूनिवर्स हैज ऑलवेज बीन द सेम। तो हमें क्या लग रहा है, इसीलिए लग रहा है कि यूनिवर्स हमेशा सेम ही है, क्योंकि जितना खत्म हो रहा है उतना फिर बनेगा, क्रिएट होगा। सो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, एज पर दिस प्रीपोजिशन मैटर इज कंटिन्यूसली क्रिएटेड टू फॉर्म न्यू स्टार, कि मैटर यहाँ कंटिन्यूसली क्रिएट हो रहा है ताकि नया स्टार बन सके, और गैलेक्सीज एट द सेम रेट, ठीक है। तो गैलेक्सीज और जो है नया स्टार जो है बन रहा है, ठीक है। मैटर कंटिन्यूसली बन रहा है ताकि नया स्टार और गैलेक्सीज बन सके, और जो ओल्ड वन है वो अनऑब्जर्वेबल होगा एज ए कंसिक्वेंस ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस, जैसे जैसे इनका डिस्टेंस बढ़ेगा, एंड वेलोसिटी ऑफ रिसेशन बढ़ेगा। तो ये कहा जा रहा है। तो करंट कंसेंसस अगर हम देखें तो साइंटिफिक कम्युनिटी ज़्यादा फेवर करते हैं कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स मॉडल जो है ये ज़्यादा सही है, क्योंकि इसका एविडेंस ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर सिंपली हम समराइज करना चाहें कि आखिर क्या कहा गया, तो बिग बैंग थ्योरी में हमने क्या देखा कि यूनिवर्स का एक डेफिनेट बिगिनिंग है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, देन डायनेमिक है, इवॉल्व होता रहता है, और इसमें जैसे कहा जा रहा है कि कंटिन्यूसली मैटर क्रिएट होता है। यहाँ पे ऐसा नो कंटिन्यूस, मतलब इस तरीके की कोई बात नहीं है कि हाँ कंटिन्यूस ही क्रिएट होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बिग बैंग में कि डेंसिटी डिक्रीज होता रहता है ओवर टाइम, क्योंकि धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज होता रहता है ओवर टाइम, और गैलेक्सी भी जो है चेंज होता रहता है ओवर टाइम, जिसके लिए हमें एविडेंस भी काफ़ी देखने के लिए मिलता है। तो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। और स्टेडी स्टेट का कहना क्या है कि यूनिवर्स हमेशा ही एग्जिस्ट करता था और ये जो है सेम दिखता है फॉरएवर, इसका ये कहना है। तो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक कम्युनिटी फेवर करते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स मॉडल को ड्यू टू ग्रोइंग एविडेंस। हमने देखा कि इसके लिए क्या क्या एविडेंस, रेड शिफ्ट मिल रहा है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन देखने के लिए मिल रहा है, लाइट एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है हमें यूनिवर्स में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम स्टार फॉर्मेशन को समझते हैं, ठीक है, देन हम इस फिगर के थ्रू देखेंगे। पहले समझते हैं स्टार फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो अर्ली यूनिवर्स में क्या था कि जो मैटर है और एनर्जी है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या हुआ कि डिफरेंसेस हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो जैसे कि यहाँ पे अगर ज़्यादा मैटर है तो यहाँ पे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, यहाँ कम है तो कम ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो इससे क्या हुआ कि डिफरेंसेस हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स में, और यहाँ मैटर टुगेदर आ गए, एक साथ आ गए। और इस वेरिएशन की वजह से these वेरिएशन लेड द फाउंडेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, और इसी तरीके से गैलेक्सी बन पाया, ठीक है। कि डिफरेंसेस की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस में अंतर था, डिफरेंसेस था, इसीलिए गैलेक्सीज जो है क्या हो पाए, बन पाए, ठीक है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कॉज्ड डिफरेंसेस इन ग्रेविटेशनल फोर्स, और जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस हुआ मैटर टुगेदर आ गए, साथ में आ गए। तो ये बात याद रखना है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर की वजह से हमें आज का ये शेप देखने के लिए मिलता है। देन फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सी कैसे बना। तो अ गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, कि काफ़ी सारा स्टार मिल के क्या बनता है, गैलेक्सी बनता है, ठीक है। गैलेक्सी जो है कैन स्पेन वास्ट डिस्टेंसेस, तो दूर तक काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक गैलेक्सीज जो है हो सकता है। अगर रेंज देखे गैलेक्सी का तो 80,000 to 1,50,000 लाइट ईयर्स इन डायमीटर, मतलब इतना दूर तक इतना फैला हुआ हो सकता है, डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो सकता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैलेक्सीज इज मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर। तो गैलेक्सीज का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे मेजर करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स में करते हैं। देन अब देखते हैं स्टार का कैसे फॉर्मेशन हुआ। अ गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो गैलेक्सी कैसे बनना शुरू हुआ, एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ, इकट्ठा होना शुरू हुआ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड अ नेब्यूला, कि एक बहुत बड़ा क्लाउड बना और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुआ। ओवर टाइम नेब्यूला डेवलप्स अ लोकलाइज्ड क्लम्स ऑफ गैस। तो नेब्यूला फिर धीरे धीरे लोकलाइज्ड क्लम्स ऑफ गैस की तरह इकट्ठा होने लग गया, ठीक है। और ये क्लम्स जो है
डेंसर बनता रहा और इवेंचुअली कॉलेप्स हुआ, ठीक है, गैसियस बॉडीज में, और इसी से फिर फॉर्मेशन हुआ स्टार का, ठीक है। तो ये जो क्लम्प्स था ये धीरे धीरे और डेंस होता गया और इवेंचुअली फिर कॉलेप्स होने लगा गैसियस बॉडीज में, और इसी से फॉर्मेशन हुआ स्टार का। देन टाइम ऑफ स्टार फॉर्मेशन अगर देखें तो स्टार फॉर्मेशन इज बिलीव टू हैव अकर्ड अप्रॉक्सीमेटली कब 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो। स्टार फॉर्मेशन जो है हम कह सकते हैं कि होना शुरू हो गया, और हम कब देख रहे हैं बिग बैंग कब हुआ 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, याद रखना है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं स्टार फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो स्टार फॉर्मेशन को समझते हैं। सो इनिशियल यूनिवर्स एंड डेंसिटी डिफरेंसेस, इसके बारे में हमने देखा। देन इससे देखा हमने कि क्या डेंसिटी डिफरेंसेस की वजह से क्या हुआ, गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, नेबुला और गैलेक्सी फॉर्मेशन। देन बर्थ ऑफ द स्टार हुआ। तो हम धीरे से सारे जो है पॉइंट को एक एक करके, ठीक है, समझते हैं। की पॉइंट्स ऑन लाइट ईयर, ठीक है। तो लाइट ईयर क्या है, अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस नॉट टाइम। तो लाइट ईयर क्या है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, टाइम का नहीं, ठीक है, टाइम का यूनिट नहीं है, ठीक है, कि कितना टाइम लगता है उसका यूनिट नहीं है कि कितना टाइम लग रहा है। लाइट ईयर जो है डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है, डिस्टेंस का, दूरी का यूनिट है, टाइम का यूनिट नहीं है। ये बात आपको समझना है कि अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। देन स्पीड ऑफ लाइट क्या है कि लाइट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो लाइट कैसे ट्रेवल कर रहा है, एट ए स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। देन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 ईयर, एक साल में कितना डिस्टेंस कवर होता है, तो एक साल में लाइट ट्रेवल करती है 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। कितना, 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। देन हाउएवर द स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट कांस्टेंट। तो क्या स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है। ये जब डिफरेंट मीडियम से पास करती है तो ये चेंज होता है, बदलता रहता है। लाइट जो है ट्रैवल करती है स्लोअर, ठीक है, स्लोली ट्रैवल करेगी, स्लोअर ट्रैवल करेगी जब डेंसर मटेरियल से गुजरेगी, जैसे कि ग्लास और वाटर कंपेयर्ड टू अ वैक्यूम। अगर वैक्यूम मिला तो ये जल्दी ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, और कोई डेंसर मटेरियल है जैसे कि ग्लास या वाटर तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या लग सकता है, स्लो हो सकता है, टाइम लग सकता है। वेयर इट ट्रेवल्स एट ए मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड से लाइट ट्रैवल करेगी। सो नेक्स्ट देखते हैं मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, ठीक है। तो सन टू अर्थ का डिस्टेंस अगर देखें तो कितना है, यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 14,95,98,000 किलोमीटर है। कितना है, 14,95,98,000 किलोमीटर है। देन इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर अगर देखें तो डिस्टेंस कितना है, 8.311 मिनट। तो लाइट ईयर के टर्म में कितना है डिस्टेंस, 8.311 मिनट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, कि प्लैनेट्स कैसे बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, नेब्यूला। स्टार्ट फॉर्म एज ए लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस विद इन ए नेब्यूला। तो नेब्यूला के अंदर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस जो है क्या होगा, बनना शुरू होगा। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है क्या होगा, कोर बनना शुरू होगा विद इन द गैस क्लाउड। तो इस गैस क्लाउड के अंदर कोर बनना शुरू हुआ। देन रोटेटिंग डिस्क, अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट फॉर्म्स अराउंड द कोर। उसके बाद इस कोर के चारों तरफ जो है एक ह्यूज रोटेटिंग डिस्क बनेगा, ठीक है। देन कंडेंसेशन होगा, ये गैस क्लाउड क्या करेगा, कंडेंस करेगा, ठीक है, ये सब गैस क्लाउड क्या करेगा, कंडेंस करेगा। एंड द मैटर अराउंड द कोर फॉर्म्स स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट। और जो भी मैटर है कोर के पास वो क्या बनाएगा, एक स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बनाएगा। उसके बाद प्लैनेटिस्मल का फॉर्मेशन होगा। तो अब ये प्लैनेटिस्मल क्या है, लार्जर नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज, क्या है, लार्जर नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज, मतलब छोटे छोटे बॉडीज जो है काफ़ी संख्या में बनेगा। और ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स फिर डेवलप होगा प्लैनेटिस्मल में थ्रू कोहिजन, मतलब कोहिजन के थ्रू ये प्लैनेटिस्मल में डेवलप होगा। उसके बाद ग्रोथ थ्रू कोहिजन, फिर लार्जर बॉडी फॉर्म एज प्लैनेटिस्मल कोलवाइड एंड अट्रैक्ट ईच अदर वाया ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा, लार्जर बॉडी जो कि प्लैनेटिस्मल की तरह बना है ये कोलवाइड होगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। देन फाइनल स्टेज में क्या होगा, मैनी स्मॉल प्लैनेटिस्मल मर्ज इनटू फ्यूअर लार्जर बॉडीज। देन जो काफ़ी सारे स्मॉल जो है प्लैनेटिस्मल मर्ज होकर फ्यूअर लार्जर बॉडीज, मतलब कुछ बड़े लार्जर बॉडीज बनेंगे और प्लैनेट्स बनेगा। तो ये जो छोटे छोटे जो है स्मॉलर बॉडीज़ हैं ये प्लैनेटिस्मल बनाएंगे
बनाएंगे और बहुत सारे स्मॉलर प्लैनेटिस्मल मिलकर के फ्यूअर लार्जर बॉडीज बनाएंगे। देन देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, तो जो ये नेब्यूला है, द क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट दैट फॉर्म्ड आवर सोलर सिस्टम बिगेन इट्स कोलैप्स एंड कोर फॉर्मेशन अराउंड 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये जो नेब्यूला है ये सब बनना शुरू हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा सोलर सिस्टम बना। तो ये नेब्यूला कॉलेप्स होना कब शुरू किया और अपना कोर फॉर्मेशन कब शुरू किया? 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स अगो। द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। और प्लैनेट्स कब बना? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जो है प्लैनेट्स बनना शुरू हुआ। ठीक है, प्लैनेट्स बना। देन अगर देखें सोलर सिस्टम में क्या क्या है, तो सोलर सिस्टम बना हुआ है मिलकर एक सन है, ठीक है, 1 स्टार दैट इज सन, देन 8 प्लैनेट्स है, ठीक है, देन 63 मून्स हैं, देन मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज है जैसे कि एस्टेरॉयड एंड कॉमेट्स, डस्ट, ग्रेन्स और गैसेस से मिलकर बना है। ठीक है, तो एक स्टार है, ठीक है, दैट इज सन, देन 8 प्लैनेट्स, देन 63 मून्स, मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज, ठीक है, एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स, डस्ट, ग्रेन्स एंड गैसेस। तो ये हमें देखने के लिए मिलता है। देन अब देखते हैं प्लूटो के बारे में समझते हैं। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन रिक्लासिफाइड प्लूटो एज ए ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने रिक्लासिफाइड किया प्लूटो को एज ए ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होता है लाइक प्लूटो, ठीक है, और 2003 UB 313 दैट डू नॉट मीट ऑल क्राइटेरिया ऑफ फुल प्लैनेट स्टेटस। तो हम ड्वार्फ प्लैनेट किसको कहते हैं? जो फुल प्लैनेट स्टेटस के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं। द 3 की एरिया क्राइटेरिया फॉर बीइंग ए प्लैनेट आर। तो 3 क्राइटेरिया क्या है जो प्लैनेट बनने के लिए चाहिए? तो एक सबसे पहला है इट मस्ट ऑर्बिट द सन। ये सन को ऑर्बिट करना चाहिए, सन के और चारों ओर क्या करना चाहिए? चक्कर लगाना चाहिए, ऑर्बिट करना चाहिए। प्लूटो डज ऑर्बिट द सन, सो दिस क्राइटेरिया इज मीट। तो क्या है कि प्लूटो जो है सन को ऑर्बिट करता है, इसीलिए ये क्राइटेरिया मीट हो जा रहा है। इट मस्ट बी स्फेरिकल इन शेप, और कैसा होना चाहिए? स्फेरिकल होना चाहिए। प्लूटो स्फेरिकल भी है क्योंकि प्लूटो का अपना खुद का ग्रेविटी है, तो इसके वजह से प्लूटो स्फेरिकल भी है। लेकिन जो तीसरा है, इट मस्ट हैव क्लियर इट्स ऑर्बिट ऑफ अदर डेब्रिज, कि इसको क्या करना चाहिए? क्लियर करना चाहिए अपने ऑर्बिट को अदर डेब्रिज का, लेकिन यही नहीं कर पा रहा है। दिस इज वेयर प्लूटो फॉल शॉर्ट। ठीक है, प्लूटो शेयर इट्स ऑर्बिट विद अदर ऑब्जेक्ट्स इन काइपर बेल्ट। तो प्लूटो क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है, ठीक है, अपने ऑर्बिट को अदर ऑब्जेक्ट्स के साथ काइपर बेल्ट में। काइपर बेल्ट कहाँ है? एक काइपर बेल्ट रीजन है बियॉन्ड नेपच्यून। तो नेपच्यून के बियॉन्ड ये रीजन है, ये भरा हुआ है आइसी बॉडीज में, आइसी बॉडीज से भरा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, क्या समझना है हमें? इसका मतलब ये है कि प्लूटो क्या कर रहा है? इट हैजंट क्लियर्ड द स्पेस अराउंड इट्स ऑर्बिट। तो अपने ऑर्बिट के पास का स्पेस को ये क्लियर नहीं कर रहा है ऑफ अदर सेलेस्टियल बॉडीज। बिकॉज ऑफ द थर्ड कंडीशन प्लूटो वॉज रिक्लासिफाइड एज ड्वार्फ प्लैनेट। और इसी कंडीशन के वजह से प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि इसको क्या करना चाहिए? कि क्लियर करना चाहिए। जो इसका ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट को उसको क्लियर रखना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट हैव क्लियर्ड इट्स ऑर्बिट ऑफ अदर डेब्रिस। यहाँ पे अदर डेब्रिस वगैरह नहीं होना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, पर ये नहीं कर पा रहा है। सो समझते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि प्लूटो क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है, अपने ऑर्बिट को ऑफ अदर डेब्रिस, तो इसका क्या मतलब है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन क्या कहता है कि प्लैनेट को क्या करना चाहिए? डोमिनेट करना चाहिए अपने ऑर्बिटल पाथ में। मतलब क्या है? क्लियर करना चाहिए ऑर्बिट को, रिमूव कर सके, एब्जॉर्ब कर सके या ग्रेविटेशनली कंट्रोल कर सके जो भी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है इसके पाथ में। लेकिन प्लूटो फेल हो गया, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, क्योंकि प्लूटो कहाँ पे है? काइपर बेल्ट में है प्लूटो। ठीक है, और ये पूरा काइपर बेल्ट जो है भरा हुआ है आइसी बॉडीज से, डेब्रिज से, ड्वार्फ प्लैनेट से। तो प्लूटो का मास जो है बहुत लो है, ग्रेविटी वीक है, तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाया या इजेक्ट नहीं कर पाया नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को। ना अट्रैक्ट कर पाया कि उसको अट्रैक्ट कर ले, ना ही इजेक्ट करके उसको हटा पाया। ठीक है, तो इस वजह से ये ऑर्बिट को क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट के साथ। तो यही कहा जा रहा है कि इसको अपना ऑर्बिट क्लियर करना चाहिए था, जो कि ये नहीं कर पाया, इसीलिए जो है प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट पे रखा गया। अब समझते हैं डिफरेंस क्या है टेरेस्टेरियल और जोवियन प्लैनेट्स में। तो टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स क्या है?
कौन कौन सा है? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये क्या है? टेरेस्टेरियल प्लैनेट है। और ये कहाँ लोकेटेड है? बिटवीन द सन एंड द एस्टेरॉयड बेल्ट। और ये मोस्टली कंपोज किससे है? रॉक से, और हाई डेंसिटी है इसका, रॉक से बना हुआ है, हाई डेंसिटी है, और अर्थ लाइक प्लैनेट भी कहा जाता है, या टेरेस्टेरियल प्लैनेट इसको कहा जाता है। और ये कहाँ पे बना हुआ है? सन के पास। अगर ये सन है, ठीक है, तो सन के पास ही ये सब प्लैनेट जो है बना हुआ है, जहाँ पे कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है, ठीक है, टू हाई फॉर गैसेस टू कंडेंस इनटू सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, क्या है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो समझते हैं कि अर्ली सोलर सिस्टम में जो है सोलर नेब्यूला, तो सोलर नेब्यूला जो था, तो ये मोस्टली क्या था? हॉट गैसेस, हॉट गैस का, और हॉट गैस में क्या था? हाइड्रोजन और हीलियम और डस्ट था। ठीक है, देन कंडेंसेशन का क्या मतलब है? कि चेंज फ्रॉम गैस टू सॉलिड स्टेट, कि गैस से सॉलिड स्टेट पे आना, कंडेंसेशन। तो लोअर टेम्परेचर पे क्या हुआ? जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो गैसेस जो है कूल डाउन हुआ और टर्न होने लगा इनटू सॉलिड ग्रेन्स या डस्ट या आइसी पार्टिकल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये सन के पास क्यों नहीं हो पाया? हम अगर दूर के जो देखें वहाँ पे जो भी प्लैनेट्स है, दूर के प्लैनेट्स, तो वो तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो डस्ट है, वहाँ आइसी पार्टिकल्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो पाया? तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, तो जो लाइट गैसेस है, हीलियम और हाइड्रोजन, वो गैसेस ही रहा। ठीक है, ये कन्वर्ट नहीं हो पाया सॉलिड पार्टिकल्स में, ये आपको याद रखना है। और जो हैवी एलिमेंट्स था वही सिर्फ सर्वाइव कर सका हीट को, जैसे जो भी मेटल्स है, आयरन हो गया, निकल हो गया, या रॉकी मटेरियल हो गया, और ये सब फिर सॉलिड पार्टिकल बनाया। ठीक है, देन प्लैनेटिस्मल बना, देन टेरेस्टेरियल प्लैनेट बना। तो यही कहा जा रहा है कि फॉर्म्ड क्लोज टू पेरेंट स्टार सन, जहाँ पे कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई था कि गैसेस वहाँ पे कंडेंस हो नहीं पाया सॉलिड पार्टिकल्स में। और ये जो है क्या है? स्मॉलर इन साइज एंड अनेबल टू रिटेन गैसेस ड्यू टू लोअर ग्रेविटी। ये भी हमने देखा कि साइज में भी छोटा है, और जो है लोअर ग्रेविटी की वजह से गैसेस को भी अपने पास नहीं रख सका। और तो और दूसरा ये भी कारण था कि सोलर विंड जो सन से आ रहा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस था सन के पास, जिसकी वजह से ब्लू ऑफ गैसेस एंड डस्ट फ्रॉम दीज प्लैनेट। तो इस प्लैनेट में नहीं रह पाया गैसेस और डस्ट, क्योंकि यहाँ से अगर सोलर फ्लेयर और सोलर विंड जा रहा है, ठीक है, तो सोलर विंड की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे गैसेस जो है इकट्ठा होकर रह ही नहीं पाया, ब्लू ऑफ हो गया। तो यही कहा जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं जोवियन प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, जोवियन प्लैनेट्स मीन्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये सब मोस्टली गैसेस से बना हुआ है, हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस से, और ये साइज में बड़ा होता है। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हमने देखा उससे बड़ा होता है, और एटमॉस्फेयर भी काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। इसको, इन सारे प्लैनेट्स को क्या कहा जाता है? जोवियन प्लैनेट, मतलब कि जुपिटर की तरह। और ये जो है डिस्टेंस में बनता है सन से काफ़ी दूर में बनता है। अगर सन यहाँ है और यहाँ पे अगर हम देखें कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है यहाँ पे, तो यहाँ दूर में हमें जो है क्या देखने के लिए मिलता है? जोवियन प्लैनेट। ठीक है, जहाँ पे कि अगर इतनी दूर में सन से है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि गैसेस जो है कंडेंस हो रहा है सॉलिड पार्टिकल में, गैस टर्न हो रहा है सॉलिड पार्टिकल में, और ये काफ़ी बड़ा भी है साइज़ में। तो धीरे धीरे ये क्या है? लार्जर है साइज़ में, और इनका ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लार्जर है तो ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से गैसेस यहाँ आसपास रिटेन करके रह पाया। ठीक है, ये बात आपको समझना है कि इसलिए गैसेस यहाँ पे रह पाया। और सोलर विंड भी यहाँ पे आप अगर देखें तो सोलर विंड ज़्यादा है, और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा कम, यहाँ पे और डिस्टेंस क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो डिस्टेंस कम है, इधर और डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से कि लॉस ऑफ गैस कम हुआ। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे गैस का लॉस नहीं हुआ, जो कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा गैस का लॉस हुआ। ठीक है, अब देखते हैं मून्स फॉर्मेशन। ठीक है, कि मून कैसे बनता है, इस चीज़ को समझते हैं। तो मून जो है हमारा ओनली नेचुरल सैटेलाइट है ऑफ अर्थ। ठीक है, मून क्या है? हमारा ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। देन हिस्टोरिकल थ्योरीज अगर देखें तो सर जॉर्ज डार्विन 1838 में उन्होंने प्रपोज किया कि अर्थ और मून जो है इनिशियली सिंगल रोटेटिंग बॉडी था।
ठीक है, जो कि डंबल शेप्ड बन गया और ब्रोक अपार्ट, मतलब सिंगल रोटेटिंग बॉडी है, फिर धीरे धीरे ये डंबल शेप बन गया रोटेट करते करते इस तरीके का, और धीरे फिर ये जो है ये टूट गया, ठीक है। और अनदर सजेशन वाज दैट मटेरियल फॉर्मिंग मून कम फ्रॉम द रीजन ऑफ अर्थ पैसिफिक ओशियन। तो कहा जा रहा है कि अर्थ के पैसिफिक ओशियन के ही पार्ट से क्या बनना है, मून बना है, ये कहा जा रहा है। लेकिन इस थ्योरी को लार्जली, ये सारे थ्योरी को रिजेक्ट किया जाता है करंट साइंटिस्ट के द्वारा। तो करंट थ्योरी जो है जिसको माना जाता है दैट इज जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। तो ये जो जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस है ये क्या है तो इसका मतलब है कि जो द मून्स फॉर्मेशन इज बिलीव टू बी रिजल्ट ऑफ जायंट इम्पैक्ट, कि मून का फॉर्मेशन क्यों हुआ, जायंट इम्पैक्ट की वजह से। अब ये जायंट इम्पैक्ट क्या है, जायंट इम्पैक्ट विद अ बॉडी 1 to 3 टाइम्स द साइज ऑफ मार्स, कि एक जो है बहुत बड़ा सा बॉडी था जो कि मार्स से 1 से 3 गुना बड़ा था, ठीक है, तो नोन एज बिग स्प्लैट। तो यहाँ पे जायंट इम्पैक्ट हुआ, कोलिजन हुआ, कोलिजन अकर्ड शॉर्टली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो जब अर्थ जो का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद जो है एक जायंट इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। जायंट इम्पैक्ट कहने का मतलब कि मार्स से 1 से 3 गुना जो है बड़े साइज का, ठीक है, बॉडी 1 to 3 टाइम्स द साइज ऑफ मार्स, ठीक है, वो टकराया आकर अर्थ से, ठीक है। और वो जो कोलिजन हुआ वो कब हुआ, जब अर्थ बना था, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बाद ही हुआ, एंड ब्लास्टेड लार्ज पोर्शन ऑफ अर्थ्स मटेरियल इनटू स्पेस। जैसे टकराया, जैसे सपोज अगर 2 बॉडी है ये आके टकराया तो अर्थ का लार्ज पोर्शन जो है स्पेस में चला गया, ठीक है। तो क्या अर्थ का ही लार्ज पोर्शन स्पेस में चला गया और ब्लास्टेड मटेरियल इवेंचुअली ऑर्बिटेड अर्थ, और धीरे धीरे फिर अर्थ को ही ऑर्बिट करने लग गया एंड मून बन गया, ठीक है। कब हुआ ये, 4.44 बिलियन ईयर्स अगो। सो अब नेक्स्ट देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ अर्ली अर्थ, कि अर्ली अर्थ का कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो अगर देखें तो इनिशियली अर्थ कैसा था, बैरन था, रॉकी था, और हॉट ऑब्जेक्ट्स जो था काफ़ी ज़्यादा हॉट था। क्या कैसा था अर्थ, बैरन था, रॉकी था और हॉट था, ठीक है, विथ ए थिन एटमॉस्फेयर। और अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर था ये काफ़ी पतला था, थिन था, और ये बना हुआ था मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से। ओवर टाइम क्या हुआ, 4600 मिलियन ईयर्स अगो टू द प्रेजेंट अर्थ इवॉल्व हुआ और डेवलपमेंट हुआ लाइफ का, ठीक है। देन अर्थ का लेयर्ड स्ट्रक्चर, तो देखते हैं अर्थ का इंटीरियर जो है यूनिफॉर्म नहीं है। क्या अर्थ का इंटीरियर एक जैसा है, यूनिफॉर्म है? नहीं, अर्थ का इंटीरियर यूनिफॉर्म नहीं है, ये बना हुआ है डिफरेंट जोन से विथ वेरिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो अर्थ जो है किस चीज़ से बना हुआ है, डिफरेंट जोन से बना हुआ है विथ वेरिंग मटेरियल्स। उसके बाद द डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स डिक्रीजेज, तो जो डेंसिटी है मटेरियल का डिक्रीज हो रहा है एज यू मूव आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो क्या इससे क्या पता चल रहा है कि जो सेंटर ऑफ अर्थ है यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है जैसे ही बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अंदर की तरफ जितना हम आएंगे तो डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अर्थ का इंटीरियर यूनिफॉर्म नहीं है, ये डिफरेंट जोन से मिलकर बना हुआ है, वेरिंग मटेरियल है, और डेंसिटी जो है डिक्रीज होगा एज यू मूव आउटवर्ड, मतलब अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी घटेगा और बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो याद रखना है जैसे जैसे आप अर्थ के इंटीरियर में आते जाएंगे तो डेंसिटी जो है क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देन अर्थ एटमॉस्फेयर हैज़ लीस्ट डेंसिटी, तो अर्थ का ऐसे करके जब बाहर की तरफ हम जाने लगते हैं, ठीक है, जैसे सपोज ये अर्थ है, हमने इंटीरियर से शुरू किया और जैसे 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 बाहर की तरफ जाने लगते हैं डेंसिटी कम होने लगता है, ठीक है। इसीलिए अर्थ का एटमॉस्फेयर का सबसे कम डेंसिटी है और हम जितना अंदर जाते हैं डेंसिटी बढ़ता है। तो यही बात हो रही है। तो इस तरीके से कभी अगर जिस तरीके से आजकल स्टेटमेंट डायरेक्ट NCERT से उठ के आ रहा है तो क्या पता इस चीज़ से भी कभी स्टेटमेंट आ जाए कि अर्थ का एटमॉस्फेयर का लीस्ट डेंसिटी है और जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं डेंसिटी बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही है। देन देखते हैं एवोल्यूशन कैसे हुआ लिथोस्फीयर का। तो इन अर्थ प्रीमोर्डियल स्टेज, मतलब अर्थ के बहुत ही शुरुआती वाले स्टेज में, ठीक है, पहले वाले स्टेज में अर्थ क्या था, मोस्टली इन वोलेटाइल स्टेट, तो वोलेटाइल स्टेट में था। तो प्रीमोर्डियल स्टेज जब हम कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि अर्थ का अर्लीस्ट पीरियड। तो इस टाइम पे अर्थ हॉट था, मोल्टन था,
अनस्टेबल था, तो वोलाटाइल स्टेट में था। उसके बाद जैसे जैसे अर्थ का डेंसिटी जो है ग्रेजुअली बढ़ता गया, टेम्परेचर इसके अंदर भी बढ़ता गया, और इसी की वजह से क्या हुआ कि मटेरियल जो है सेपरेट होने लगा डेंसिटी के बेसिस पे। जो हैवियर मटेरियल था जैसे कि आयरन सिंक टुवर्ड सेंटर, तो हैवियर मटेरियल जैसे कि आयरन वगैरह ये सेंटर पे आ गया, और जो लाइटर मटेरियल था ये सरफेस की तरफ बाहर की तरफ आ गया। हैवियर मटेरियल अंदर, लाइटर मटेरियल बाहर, ठीक है। देन फिर क्या हुआ, कूलिंग एंड क्रस्ट फॉर्मेशन। जैसे ही अर्थ कूल हुआ इसका मटेरियल सॉलिडिफाई हुआ और बनाया स्मॉलर साइज, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं, दिस प्रोसेस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ आउटर सरफेस और क्रस्ट। तो इसी तरीके से क्या बन पाया, आउटर सरफेस और क्रस्ट बन पाया। तो जैसे ही अर्थ ठंडा हुआ इसका मटेरियल सॉलिडिफाई हुआ और एक स्मॉलर साइज बनाया, और इसकी वजह से क्या बना, दिस प्रोसेस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ आउटर सरफेस। फिर क्या हुआ, आउटर सरफेस बना, मतलब अर्थ ठंडा हुआ, इसका मटेरियल जो भी था ये सब कुछ क्या हो गया, सॉलिडिफाइड हो गया, तो ये एक स्मॉलर साइज बनाया और इसी से आउटर सरफेस और क्रस्ट बना। देन इम्पैक्ट एंड डिफरेंशिएशन समझते हैं कि जब मून का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, जाइंट इम्पैक्ट के बारे में अभी हमने पढ़ा, तो अर्थ वॉज फर्दर हीटेड, और अर्थ जो है और हीट हो गया। जब मून का फॉर्मेशन हुआ, जाइंट इम्पैक्ट हुआ, तो अर्थ और हीट हो गया। देन डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस वेयर अर्थ्स मटीरियल सेपरेटेड इनटू लेयर बेस्ड ऑन डेंसिटी। तो जो अर्थ का मटीरियल है ये सेपरेट होता है लेयर्स में, ठीक है, डेंसिटी के बेसिस के ऊपर, तो इसको कहेंगे डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होगा, जो हैवियर मटेरियल है, मतलब जो भारी मटेरियल है, वो कोर बनाएगा, ठीक है, सेंटर पे कोर बनाएगा हैवियर मटेरियल, और जो लाइटर वन रहेगा वो क्रस्ट बनाएगा, मेंटल बनाएगा, ठीक है। लाइटर वन क्या बनाएगा, सबसे लाइटर तो क्रस्ट बनाएगा, उससे लाइटर सबसे लाइटर जो है क्रस्ट बनाएगा, उससे फिर ज़्यादा जो थोड़ा हैवी रहेगा मेंटल बनाएगा, और सबसे अंदर में कोर जो है वो क्या रहेगा, वो सबसे ज़्यादा डेंस रहेगा, हैवियर मटेरियल रहेगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहा गया डिफरेंशिएशन। द अर्थ्स फॉर्मिंग मटेरियल सेपरेटेड इनटू डिस्टिंक्ट लेयर। तो इसी के वजह से हमने देखा कि ये डिस्टिंक्ट लेयर में बटा हुआ है। एक तो हमें देखने के लिए मिलता है क्रस्ट, देन मेंटल, देन आउटर कोर, देन इनर कोर, ठीक है। तो इसके वजह से क्या बना हुआ है, इस तरीके से अलग अलग लेयर बना हुआ है। देन एज यू मूव फ्रॉम क्रस्ट टू द कोर, तो जैसे जैसे ये अगर सपोज ये क्रस्ट है, ठीक है, ये अगर क्रस्ट है और क्रस्ट से आपको कोर की तरफ अगर आना है तो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स इंक्रीज होता जाएगा, डेंसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देन अब नेक्स्ट देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का एवोल्यूशन कैसे होता है, तो लॉस ऑफ प्रीमोर्डाइल एटमॉस्फेयर। तो प्रीमोर्डाइल एटमॉस्फेयर जो पहले का एटमॉस्फेयर है उसका लॉस हो जाता है। समझते हैं कैसे, कि अर्ली अर्थ के पास क्या था, हाइड्रोजन था और हीलियम था, जो कि काफ़ी लाइटर गैस है, तो उसको जो है वो क्या हो गया, स्ट्रिप अवे हो गया सोलर विंड के द्वारा। और ये प्रोसेस सिर्फ ऐसा नहीं है कि अर्थ के साथ ही हुआ, बल्कि अदर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के साथ भी हुआ। अब देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम अर्थ्स इंटीरियर। तो अर्थ के इंटीरियर से क्या हुआ, डी गैसिंग हुआ। डी गैसिंग क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है गैसेस आउटपोर्ड हुआ इंटीरियर से, ठीक है, मतलब अर्थ के इंटीरियर से ही गैसेस आउटपोर हुआ, ठीक है। तो इसको कहते हैं डी गैसिंग। जैसे अर्थ ठंडा हुआ तो क्या हुआ कि जो गैसेस है और वाटर वेपर है ये रिलीज हुआ इंटीरियर से और हमारा अर्ली एटमॉस्फेयर बना, ठीक है। अर्ली एटमॉस्फेयर कंटेन्ड वाटर वेपर। तो अर्ली एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर वेपर है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, अमोनिया है, एंड वेरी लिटिल फ्री ऑक्सीजन। और इसी पे स्टेटमेंट एक बना था, और ऑक्सीजन का जो है कुछ परसेंटेज दिया गया था, 50% और अबव समथिंग। तो आप देख पा रहे हैं जब हमारा शुरुआत में एटमॉस्फेयर बना तो वेरी फ्री लिटिल जो है, वेरी क्या था कि बहुत ही कम थोड़ा सा ऑक्सीजन था, ठीक है, वेरी लिटिल फ्री ऑक्सीजन, ठीक है। देन वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट हुआ मोर वाटर वेपर एंड गैसेस टू द एटमॉस्फेयर। वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से और सारा वाटर वेपर और गैसेस आया एटमॉस्फेयर में, ठीक है। देन अब देखते हैं कि आखिर ओशियन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो जैसे जैसे अर्थ कूल हुआ वाटर वेपर कंडेंस हुआ, ठीक है, क्या हुआ, वाटर वेपर कंडेंस हुआ और रेन की तरह गिरा,
फेल एज रेन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गॉट डिजॉल्व्ड इन रेन वाटर, तो रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया, और टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम हो गया, कॉजिंग मोर कंडेंसेशन एंड मोर रेन्स, तो ये होता रहा कि और कंडेंसेशन हो रहा है और ज़्यादा रेन हो रहा है। तो क्या हुआ कि जैसे अर्थ कूल हुआ, वाटर वेपर कंडेंस हुआ, बारिश की तरह गिरा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड था एटमॉस्फेयर में ये रेन वाटर में डिजॉल्व हुआ, टेम्परेचर और डिक्रीज हुआ, फिर और कंडेंसेशन हुआ और रेन हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बना, फॉर्म्ड ओशियंस इन द डिप्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस। तो क्या अर्थ का सरफेस हर जगह एक जैसा था क्या, अनइवन था, ठीक है, एक जैसा तो था नहीं, हो सकता है कहीं डिप्रेशन था, तो जिन एरियाज में जितना ज़्यादा डिप्रेशन था वहाँ पे क्या हुआ, वाटर फिल्ड हुआ, और वही फिर क्या बना, ओशियन बना, ठीक है, तो उन डिप्रेशन में वाटर फिल्ड हुआ और ओशियन बना, तो ये क्या हुआ कि रेन यहाँ पे होता रहा कंटिन्यू। देन ओशियन वर फॉर्म्ड अराउंड 500 मिलियन ईयर्स, तो 500 मिलियन ईयर्स पहले जो है ओशियन बना अर्थ के फॉर्मेशन के बाद, ठीक है, मेकिंग देम अप्रॉक्सीमेटली 4000 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो अगर हम देखें ओशियन कब बना, तो 500 मिलियन ईयर बना, अर्थ जब बना, अर्थ के 500 मिलियन ईयर्स बाद जो है ओशियन बना, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना साल पहले, 4000 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, ओशियंस। देन फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन इन द ओशियन, तो अब देखते हैं लाइफ इवॉल्व हुआ ओशियन में अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स अगो। 4000 मिलियन ईयर्स अगो हमने देखा कि ओशियन बना, देन 3800 मिलियन ईयर्स अगो जो है लाइफ इवॉल्व हुआ ओशियन में, अराउंड 2500 टू 3000 मिलियन ईयर्स अगो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ, ठीक है, और जैसे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ तो कंट्रीब्यूटिंग ऑक्सीजन टू द ओशियन, तो अब जो है ओशियन काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है अब ओशियन में काफ़ी ज़्यादा आने लग गया, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया है। देन ओवर टाइम ओशियन जो है सेचुरेट हो गया ऑक्सीजन के साथ, विच स्टार्टेड टू फ्लड द एटमॉस्फेयर, तो जैसे ओशियन जो है सेचुरेट हो गया ऑक्सीजन के साथ, फिर जो है ये एटमॉस्फेयर में भी आना शुरू हो गया अराउंड 2000 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये हमें देखने के लिए मिला कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ। जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ तो ऑक्सीजन जो है काफ़ी सारा ओशियन में होने लग गया, और जब ओवर टाइम जब ओशियन सेचुरेटेड हो गया ऑक्सीजन से, देन ये फिर क्या होने लगा कि एटमॉस्फेयर में भी आने लग गया काफ़ी ज़्यादा। तो अब अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ देखें, केमिकल रिएक्शन एंड एवोल्यूशन, तो लाइफ इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ, केमिकल रिएक्शन से, दैट फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और ये क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाया, कैपेबल ऑफ डुप्लीकेटिंग देमसेल्व्स, और इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास क्या कैपेसिटी था कि डुप्लीकेट कर सकते हैं खुद को, ठीक है। देन फॉसिल एविडेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू ब्लू एल्गी, तो फॉसिल एविडेंस जो है हमें मिला माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कि सिमिलर है ब्लू एल्गी का, ये कहाँ मिला, हैज़ बिन फाउंड इन रॉक्स डेटिंग बैक मोर देन 3000 मिलियन ईयर्स अगो। तो जो फॉसिल का एविडेंस है कितना पुराना हमें मिल रहा है, 3000 मिलियन ईयर्स का हमें मिल रहा है। तो अब टाइम लाइन को जल्दी से देख लेते हैं। तो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग हुआ, और यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ सिंगुलैरिटी से, और गैलेक्सी बना, ठीक है, इंक्लूडिंग मिल्की वे, और विच होस्ट्स आवर सोलर सिस्टम, जो कि हमारे सोलर सिस्टम को होस्ट करता है, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी। देन 5.6 बिलियन ईयर अगो क्या बना, स्टार बना, ठीक है। देन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो प्लैनेट्स बना, ठीक है। देन 4.4 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्मेशन ऑफ मून, बिग स्प्लैश हुआ, ठीक है, देन मून बना। देन 4 बिलियन ईयर्स अगो ओशियन बना, ठीक है। हमने क्या देखा, 4000 मिलियन, यहाँ पे गिव मी अ मोमेंट, यस, 4000 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ओशियन कितना पुराना है, 4000 मिलियन ईयर्स ओल्ड, मतलब 4 बिलियन ईयर्स अगो। देन 3.8 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ जो है इवॉल्व होना शुरू हुआ, ठीक है। ये 2018 में पूछा जा चुका है कि लाइफ इवॉल्व होना शुरू हुआ। सिंपल लाइफ फॉर्म्स पहले देखने के लिए मिला, जैसे कि प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स जो कि ओशियन में इमर्ज हुआ, और यहीं से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो है अर्थ में स्टार्ट हुआ। देन 2.5 to 3 बिलियन ईयर्स अगो इवोल्यूशन हुआ फोटोसिंथेसिस का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या कहा गया है, 2500 to 3000 मिलियन ईयर्स अगो फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ, तो जिसको यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, 2.5 to 3 बिलियन ईयर्स
ईयर्स अगो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, पर्टिकुलरली जो साइनोबैक्टीरिया है, ये इसने क्या किया, बिगन कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू एनर्जी, सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट किया, रिलीज किया ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट, और ये प्रोसेस जो है ड्रास्टिकली ऑल्टर किया अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और फिर फार मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि लाइफ जो है कब इवॉल्व हुआ होगा, 3800 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट टाइम लाइन को भी देखा, तो आप इस टाइम लाइन को याद रख सकते हैं। बिग बैंग 13.7, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्ट 5.5 to 6 बिलियन। ठीक है, देन 4.6 बिलियन फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, देन 4.4 बिलियन हमारे मून का फॉर्मेशन हुआ, 4 बिलियन अगो ओशियन का फॉर्मेशन हुआ, 3.8 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ इवॉल्व हुआ, और 2.5 to 3 बिलियन ईयर्स अगो इवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस।